हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्विक बाइट्स। वेलकम टू कलाम एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त मनु और आज हम इकोनॉमी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का। तो हमारे जो आरएएस और आईएएस के जो सिलेबस आपने देखा होगा उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का एक टॉपिक होता ही है, और उसके अंदर जब हम बैंकिंग पढ़ते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो होते हैं, बैंकिंग जो असेट्स होते हैं, इनका टॉपिक हमेशा आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो आज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें हम पहले एक न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे। तो आपने रिसेंटली देखा होगा जो गो फर्स्ट एयरलाइंस थी, इन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए इन्होंने, इनकी जो प्रोमोटर ग्रुप है उन्होंने इनिशिएट करा। ठीक है, अब इस पूरी न्यूज में आप देखोगे तो पूरी जो हमारी जो गो फर्स्ट कंपनी है, जो एयरलाइंस है, उनपे बैंकों का कर्जा कितना है, 6521 करोड़ का। अब हालांकि ये कंपनी अभी दिवालिया हुई नहीं है, इनके प्रोमोटर ग्रुप ने ऑटो खुद से ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट करी है, लेकिन बैंकों पे खतरा छाया हुआ है क्योंकि बैंकों के तकरीबन 6,500 करोड़ जो लोन है वो इनके पास अटके हुए हैं। ठीक है, जिनका एनपीए होने का खतरा छाया हुआ है। अब एनपीए जो टर्म है हम बार बार सुनते आए हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो आइए आज हम एक जानकारी लेते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती क्या है। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना पड़ेगा जिससे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को अच्छे से समझ सकें। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में आपने देखा होगा दो शब्द हैं, पहला है नॉन परफॉर्मिंग और दूसरा है असेट्स। ठीक है, तो असेट्स क्या होती है? असेट्स होती है कोई भी ऐसे संसाधन जिनका हम अर्जन इसलिए करते हैं ताकि हमको ये फ्यूचर में कोई बेनिफिट दे जाए। जैसे कि अगर हम आज जमीन खरीदते हैं तो जमीन हम क्यों खरीदते हैं? ताकि हमको मालूम है कि फ्यूचर में ये जाके हमको कैपिटल गेन देके जाएगी, इसके प्राइसेस बढ़ेंगे और फ्यूचर में कभी इसको हम सेल ऑफ करेंगे तो हमको इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो असेट क्या हो गई, जमीन क्या हो गई, इस केस में एक तरह की असेट होगी। तो असेट क्या होती है? कोई भी एक ऐसा संसाधन जिसका अधिग्रहण एक इंसान के द्वारा, एक बिजनेस के द्वारा या फिर एक देश के द्वारा इसीलिए किया जाता है कि उनको उम्मीद है आगे जाके ये असेट उनको किसी तरह का फायदा देगी। ठीक है, तो असेट होती है वो रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। अब बात करते हैं परफॉर्मिंग असेट्स की कि परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। परफॉर्मिंग का मतलब होता है संचालन। आज अगर एक बिजनेस है, मान लो एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है जिन्होंने मार्केट में बहुत सारे कैब्स चला रखी हैं। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी का मुनाफा कब होगा, उनका व्यवसाय कैसे चलता रहेगा? जब वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी अपनी कैब्स को मार्केट में चलाएंगी। अगर वो गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो उनकी कैब्स एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर को जब वो पहुंचाएंगी तो उससे जो उनको रेवेन्यू जनरेट होगी उनसे उनका व्यवसाय चलता रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई एयरलाइन कंपनी, जैसे हमने अभी न्यूज पढ़ा गो फर्स्ट, तो गो फर्स्ट की क्या है, एयरलाइन कंपनी है और स्वाभाविक सी बात है जो भी वो प्लेन खरीदेंगे वो क्या हो गई, उनकी असेट्स हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो प्लेन्स एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को पहुंचाएंगे तो उससे क्या होगा, उनको रेवेन्यू होगी। सिमिलरली अगर कोई शिपिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो जितने भी जहाज वो चला रहे हैं वो क्या हो गई, वो उनकी असेट्स हो गई और एक जगह से दूसरी जगह तक वो माल को और पैसेंजर्स को पहुंचाएंगे तो उससे उनको फायदा होगा। तो इन सारे उदाहरण में आपने देखा ये सारे जो अलग अलग तरह के जो असेट्स थे, इनसे उस कंपनी को फायदा हो रहा था जिनके ये असेट्स थे और उनको उससे बेनिफिट हो रहा था। तो यहां पर ये सारे असेट्स क्या कर रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे सुचारू रूप से। जब इनका संचालन हो रहा था, अगर रेलवेज की बात करें तो ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जब चलेंगी, जब वो परफॉर्म करेंगी तभी तो इंडियन रेलवे को उससे रेवेन्यू जनरेट होगी। ठीक है, तो इस केस में ये असेट्स क्या हो गई, ये परफॉर्मिंग असेट्स हो गई। ऐसी असेट्स जो आपको सुचारू रूप से पैसा कमा के दे वो क्या हो गई, आपकी परफॉर्मिंग असेट्स हो गई। ठीक है, अब बैंक के संदर्भ में जब हम असेट्स की बात करें, अब क्योंकि बैंक का व्यवसाय क्या है, अब पहले बैंक का एक सिंपल मॉडल समझते हैं। बैंक करता क्या है, बैंक क्या करेगा, बैंक जब सेटअप होगा, बैंक क्या करेंगे, इन्वेस्टर से या डिपॉजिटर से
पैसा बैंक के पास आएगा और बैंक क्या करेगी, उसमें एक साधारण ब्याज पे वो पैसा डिपॉजिटर से एक्सेप्ट करेगी और फिर बैंक क्या करती है, इसी पैसे को बाजार में लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखो, बैंक के पास डिपॉजिट आया 100 रुपए का और उस पे डिपॉजिटर को बैंक कितना दे रही है, 2% का साधारण सा ब्याज दे रही है और उसी 100 रुपए को बैंक ने यहाँ पे एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मार्केट में और उस लोन के बदले वो जिन्होंने लोन लिया उससे बैंक कितना चार्ज कर रही है, 5%। तो जो बीच का डिफरेंस हो गया, ये जो 3 रुपए का जो बीच का डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, बैंक के लिए प्रॉफिट। अब यहां पे बैंक को प्रॉफिट कमा के क्या चीज दे रही है, ये जो बैंक ने जो लोन मार्केट में बांटा है यही तो बैंक को प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो ये बैंक के क्या हो गए, असेट्स हो गए। तो बैंक जितनी भी लेंडिंग करती है मार्केट में वो बैंक के लिए क्या हो गई, असेट्स हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये लोन बाजार में गया है, इस पे मूल और प्रिंसिपल अमाउंट, मूल और ब्याज दोनों वापस बैंक को मिल रहा है, महीने दर महीने ये लोन पैसा कमा के बैंक को दे रही है। तो ये क्या हो गई, बैंक की परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे, नॉन परफॉर्मिंग यानी कि गैर निष्पादनकारी संपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिन्होंने बैंक को पैसा कमा के देना बंद कर दिया है, यानी कि ऐसे लोन जिन्होंने बैंक को या तो मूल का पैसा या ब्याज का पैसा वापस लौटाना बंद कर दिया है। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हम जब बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, एक बार हम इसकी परिभाषा पे एक नजर डाल लेते हैं। एक गैर निष्पादनकारी संपत्ति यानी कि एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक ऐसी संपत्ति है जो बैंकों के लिए कोई आय पैदा नहीं कर रही। हमने अभी पिछले एग्जांपल में पढ़ा था कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ऐसी संपत्तियां जो सुचारू रूप से किसी एक इंसान को, किसी देश को या किसी व्यवसाय को पैसा कमा के दे। अब इस केस में बैंकों के लिए जो ये संपत्ति है, इन्होंने आय पैदा करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे ऋण, अगर बैंकों के संदर्भ में बात करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान पिछले 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहता है, यानी कि ये गैर निष्पादक संपत्ति मानी जा चुकी है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है। बैंकों के संदर्भ में जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स हो गए, वो लोन हो गए, वो ऋण हो गए जिसपे पिछले 90 दिनों से या तो मूल का पैसा या ब्याज का पैसा नहीं आया हो। ठीक है, अब हम जब बैंकिंग में असेट्स की क्लासिफिकेशंस करते हैं या एनपीए का जब हम निर्धारण करते हैं, हम सीधे कोई असेट को ये नहीं कह देते कि वो एनपीए हो गया। हम असेट्स को आरबीआई द्वारा बताए गए प्रावधानों के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं या अलग अलग उनका क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो आरबीआई ने बैंकों की जो असेट्स होती हैं उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज बता रखी हैं जिनके अंतर्गत हम असेट्स को डालते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन सारे क्लासिफिकेशंस की। तो पहला होता है स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट्स का मतलब होता है, आप कह लो परफॉर्मिंग असेट, या फिर एक ऐसे ऋण या ऐसे लोन अकाउंट या ऐसी संपत्ति बैंक की जिसपे मूल और ब्याज सुचारू रूप से आ रहा है, जो आपको हर महीने कमा के दे रही है या बैंक को हर महीने जो पैसा कमा के दे रही है, जिसमें किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। तो ऐसे लोन अकाउंट जो बोरोवर द्वारा टाइम टू टाइम मूल और ब्याज के साथ वापस चुकाया जा रहा है, ऐसे असेट्स या ऐसी संपत्तियों को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्टैंडर्ड असेट्स। इसी में दूसरी कैटेगरी आती है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अब मान लीजिए बैंक ने एक ऋण दिया हर महीने, जैसे मान लो मार्च 30 को उसका पैसा मूल और ब्याज उस महीने की जो भी किस्त थी वो वापस आनी थी, वो आई। अप्रैल में भी 30 तारीख को सेम मूल और ब्याज का पैसा आया। मान लो मई 30 को तीसरी किस्त आनी थी और मई 30 को जिसने लोन लिया था उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने मूल और ब्याज का पैसा इस दिन नहीं दिया। तो 30 तारीख को क्योंकि स्वाभाविक तौर पर बैंक को पैसा मिलना था और नहीं आया, तो जैसे ही मई 31 होगी बैंक क्या कर देगी, बैंक इस लोन को SMA 0 में डाल देगी। यानी कि जिस दिन
लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू होता है, अगर उस दिन पैसा नहीं आया और जैसे ही वो पैसा रुका और एक दिन हुआ, बैंक उसको क्या कर देगी, SMA 0 के अंदर डाल देगी। आरबीआई कहता है कि आपको कोई भी ऋण को नॉन परफॉर्मिंग असेट होने के 90 दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, डे वन से ही, जिस दिन से पैसा आना बंद हुआ, आपको डे वन से ही बैंकों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोन्स को, ऐसे असेट को क्लासिफाई करना पड़ेगा और पहले ही दिन से बैंक को कदम उठाने पड़ेंगे कि वो लोन क्यों नहीं आ रहा और बैंक को नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो जैसे ही लोन का पैसा एक दिन भी ड्यू हुआ एक्स्ट्रा, तो बैंक क्या करेगी, उसको SMA 0 के अंदर पटक देगी। अब SMA 0 के अंदर वो लोन कब तक पड़ा रहेगा, 30 दिनों तक। पहले दिन से, जिस दिन से ड्यू हुआ, उसके बाद से अगले 30 दिनों तक वो SMA 0 के अंदर पड़ा रहेगा। और जैसे ही वो जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट है लोन का, जैसे ही उसने 31st डे का ब्रैकेट क्रॉस किया, उसको SMA 1 के अंदर डाल दिया गएगा। यानी कि इस SMA 1 के अंदर जो भी लोन्स होते हैं, ये कौन से लोन्स हैं, ये ऐसे लोन्स हैं जिनका पैसा पिछले 31 दिनों के अंतर्गत नहीं आया है और फिर अगले 60 दिन तक, 31 से लेके 60 दिन तक वो SMA 1 की कैटेगरी में पड़ा रहेगा। तो ये हो गया SMA 1। तो जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जा रही है, यहां पे क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो SMA 0 से ज्यादा रिस्की कौन सा असेट है, जो SMA 1 में है, क्योंकि यहां पर ऐसे लोन है जिनका पैसा पिछले 60 दिनों में हम रिकवर नहीं कर पाए, जबकि SMA 0 में ऐसे लोन है जिनका पैसा हम पिछले 30 दिनों में रिकवर नहीं कर पाए, यानी कि जिनको ड्यू हुए पिछले 30 दिन हो चुके हैं। अब आता है SMA 2। इसी कैटेगरी में और थोड़ा रिस्की कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, SMA 2, जहां पर ऐसे लोन पड़े हुए हैं जिनका पैसा पिछले 61 से 90 दिनों के अंतराल में रिकवर नहीं हो चुका है, यानी कि पिछले ऐसे लोन जिनमें मूल या ब्याज का पैसा पिछले 61 से 90 दिनों के अंतराल में नहीं आया है। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे हमारा अब आता है NPA। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था NPA क्या कहते हैं, ऐसे लोन जिसपे मूल या ब्याज का पैसा पिछले 90 दिनों में नहीं आया है। अब हमने पिछले साइड में देखा था 90 दिनों तक हम असेट को किस कैटेगरी में रखते हैं, SMA 2। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही 90 डेज क्रॉस हुआ, उसको हम क्या कह देंगे, अब हम इसको कह देंगे कि ये एक नॉन परफॉर्मिंग असेट हो चुका है। नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब ऐसा लोन जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पिछले 90 दिनों में वापस नहीं आया, यानी कि जिसने लोन लिया है उसने वो पैसा नहीं चुकाया है। तो ऐसे जो भी अकाउंट्स होंगे, लोन अकाउंट्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे NPA। अब इसमें यहाँ पे एक विशेष चीज जो उनको ध्यान रखनी है, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर लोन बैंक्स बहुत ज्यादा बांटती है। ठीक है, फार्म लोन्स, तो फार्म लोन्स में आप NPA को दिनों के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करोगे, क्योंकि फार्म लोन्स दिए जाते हैं कृषकों को ताकि वो बीज खरीद सकें, अपने खेतों में वो बीज को बोएं, फिर वो पैदावार होगी, उनकी कटाई होगी, मार्केट में वो जाके वो बीज जो भी पैदा हो, जो भी हमारे जो खनिज हैं या जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो अनाज हो, फिर वो मंडी में बिकेगा, उसके बाद कृषकों को पैसा मिलेगा और उसके बाद ही वो लोन चुका पाएंगे। तो डे वन से हम NPA का जो कैलकुलेशन बाकी तरह के लोनों में करते हैं वो फार्म लोन्स में नहीं करेंगे। फार्म लोन्स चलेंगे आपके क्रॉपिंग सीजन्स के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार इसके अंदर पैसे का भुगतान वापस किया जाता है। तो NPA की जो कैटेगरी होती है फार्म लोन्स में, उनको यहां पे गणना करने का तरीका क्रॉपिंग सीजन्स के अकॉर्डिंग होता है, जबकि बाकी सारे जो लोन्स होते हैं उनमें हम सुचारू रूप से जो भी RBI द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस है उन्हीं के अनुसार हम NPA कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो NPA हमने जैसे पढ़ा कि जैसे ही लोन प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 डेज को क्रॉस कर गया, उसको हमने क्या कह दिया, NPA कह दिया। अब होती है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब होता है प्रावधान। अब बैंक हर महीने हर साल प्रॉफिट कमाता है, तो RBI क्या कहती है, RBI कहती है कि आप अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा होने वाले लॉसेस के लिए
बचा के रखो। आरबीआई ये नहीं कहेगी कि आपको लॉसेस हो रही है, बट क्योंकि हम लोन बांटते हैं तो कभी भी कोई भी लोन डिफॉल्ट हो सकता है और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो क्यों ना आप पहले से ही उसके प्रावधान बना के रखो, खुद के लिए पैसा थोड़ा साइड में रखो अपने प्रॉफिट में से, ताकि कल को लोन, अगर आपका कोई लोन डिफॉल्ट होता है, आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है, तो अगर आप अपने प्रावधानों में से, अपने प्रोविजंस में से उस लॉस को रिकवर करके रख सको। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार बैंक क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा प्रोविजन बना के अलग से रख लेते हैं, यानी कि उससे उनका प्रॉफिट और कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रॉस एनपीएस की। ग्रॉस एनपीएस का मतलब है जितने भी सारे आपके लोन अकाउंट्स हैं जो डिफॉल्ट हो गए, जो एनपीए की कैटेगरी में आ गए, उन सबका कुल योग आपका आएगा ग्रॉस एनपीए के अंदर। मान लो आपके टोटल जो एनपीएस थे, यानी कि ऐसे अकाउंट्स जिनका भुगतान पिछले 90 दिनों में नहीं हुआ है, मान लो ऐसे 10,000 एनपीएस आपके क्रिएट हो गए। ठीक है, अब मान लो आपने प्रावधान या प्रोविजनिंग पिछले सालों में, आपने अलग अलग सालों में अपने प्रॉफिट्स में से कुछ प्रोविजनिंग करके रखी थी, इसलिए आपके पास प्रोविजन का पैसा पड़ा हुआ था, मान लो 2,000 का। तो आपका अब नेट एनपीए क्या हो गया? नेट एनपीए हो गया इस 10,000 में से जब आप 2,000 को घटा दोगे तो ये क्या आ गया आपका नेट एनपीए, यानी कि इतने एनपीए हैं जो आपके अभी भी आपके प्रोविजन के अमाउंट को घटाने के बाद बचे हुए हैं। तो ये हो गया आपका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अब आता है सब स्टैंडर्ड असेट। अब अगर कोई भी आपका असेट या लोन अकाउंट पिछले 12 महीने या उससे ज्यादा एनपीए की कैटेगरी में पड़ा हुआ है, तो अब आप उसको क्या कह दोगे? आप उसको सब स्टैंडर्ड असेट कह दोगे। अब क्योंकि अगर हमने किसी लोन को एनपीए बता दिया, ऐसा नहीं है कि आप अपने बैलेंस शीट में से उस एनपीए को कंप्लीटली हटा दोगे। इन सारे स्टेजेस में बैंक अभी भी कोशिश कर रही है कि उसका वो लोन रिकवर हो जाए। तो अभी उसने अपने बैलेंस शीट में से इस नुकसान को कवर नहीं किया है, अभी भी ये असेट आपके बैंक के असेट साइड में ये एनपीए दिख रहा है। ठीक है, तो आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार अगर वो एनपीए 12 महीने या उससे ज्यादा नॉन रिकवरी की केस में पड़ा रहेगा, तो आप उसको क्या घोषित कर दोगे? आप उसको सब स्टैंडर्ड असेट घोषित कर दोगे। अब अगर इस सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में भी और 12 महीने या उससे ज्यादा वो पड़ा रहता है, तो अब आप उसको घोषित करोगे डाउटफुल एसेट, यानी कि ऐसे एसेट्स जिनसे पैसा रिकवर होना ऑलमोस्ट तय हो चुका है, आपको डाउट है, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है। अब अगर इस डाउटफुल कैटेगरी की केस में भी और 12 महीने आपके असेट रह गई, तो उस केस में आप उस असेट को आगे जाके क्या घोषित कर दोगे? लॉस असेट। अब लॉस असेट के केस में आपको आरबीआई कहती है कि अब वो कंप्लीटली लॉस असेट हो चुका है, यानी कि अब आपको मालूम है कि इससे पैसा रिकवर नहीं होगा, तो आप ऐसे लॉस असेट को क्या कर दोगे? अपनी बैलेंस शीट में से, यानी कि बैंक अपने बैलेंस शीट से ऐसे लॉस असेट्स को निकाल देगी, और निकाल देगी तो क्या हो जाएंगे? ये इनको कहेंगे हम लोन रिटर्न ऑफ, यानी कि आपने अपने बैलेंस शीट में, बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में इस लोन असेट को निकाल दिया है और अब ये आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में अपीयर नहीं होता। तो ऐसे असेट्स क्या हो गए? आपके लॉस असेट्स हो गए। अब आते हैं रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स, यानी कि पुनर्गठित ऋण। रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स का मतलब होता है, ये कुछ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जो आरबीआई ने बता रखे हैं। अब रिस्ट्रक्चर्ड असेट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आज किसी ने एक लोन लिया, आज मैं किसान हूं, मैंने बैंक से लोन लिया और अब मुझे बैंक ने मान लो 2,000 की महीने की किस्त दी थी और मुझे इसको 12 महीने में वापस चुकाना था। अब क्योंकि मैं अत्यंत गरीब हूं मान लो, और मैं इस 2,000 के रुपए को भी चुकाने में असक्षम हूं, ठीक है, अगर मान लो इन्होंने मुझे 1,000 रुपए में बोला होता कि आप 24 महीनों में 1,000 रुपए दे दो तो चुका दो, तो शायद मैं चुका पाता, बट क्योंकि यहां पे मुझे 12 महीनों में इसको चुकाना है तो मैं इसको चुकाने में असक्षम हूं। तो बैंक क्या करेगी? बैंक ऐसे टाइम क्या करेगी? अपने लोन के जो भी
टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी जिसने लोन लिया। बैंक इस केस में हो सकता है बोल दे कि ठीक है अब से आप 1000 रुपए चुका देना और हम आपको 24 महीने की मोहलत देते हैं इसको चुकाने के लिए। तो यहां पे बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो ओरिजिनल जो लोन दिया था उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें चेंजेस करे। उसमें हो सकता है कर जिसने लोन लिया है उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जिससे कि आगे जाके वो लोन देने में अब सक्षम हो जाए। हो सकता है बैंक कई बार ब्याज दरें भी कम कर देती है, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस जब ओरिजिनल लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस में बैंक करती है जिससे कि जिसने लोन लिया है वो वापस उसको चुका पाए, आसानी से चुका पाए और उसकी जो भी तनाव है वो कम हो, तो ऐसे जब प्रावधानों में आप चेंजेस करते हो या फिर लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस का पुनर्गठित करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। अब आते हैं स्ट्रेस्ड असेट्स। स्ट्रेस्ड असेट्स नाम से ही आप समझ सकते हैं, स्ट्रेस्ड का मतलब होता है तनावपूर्ण, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिस बैंकों की ऐसी संपत्तियां जिसमें किसी तरह का क्या है, जिसमें किसी तरह का तनाव है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो किसी ना किसी तरह की तनाव झेल रही हैं उनकी रिकवरी में। अब आपने जैसे एनपीए पढ़ा तो एनपीए क्या है, तनावपूर्ण असेट्स हैं। लोन्स रिटर्न ऑफ, ऐसे लोन्स जो कभी जिनकी भरपाई नहीं होगी और बैंक उसको अपना नुकसान मानकर बैलेंस शीट से हटा चुकी है। और रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी एक तरह से तनावपूर्ण लोन नहीं होते हैं क्योंकि उनके जो जिन प्रावधानों के अनुसार आपने वो लोन कस्टमर्स को बांटे थे वो अब चुकाने में असक्षम है, जिस वजह से हो सकता है बैंकों को ब्याज दर कम करने पड़ गए हो, जो इंटरेस्ट के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कटौती करनी पड़ गई हो। तो ये क्या हो गया आपके रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। तो ये सारे तरीके के जितने भी आपके असेट्स होते हैं या बैंक की असेट्स होती है वो क्या होते हैं, ये स्ट्रेस्ड असेट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि तनावपूर्ण संपत्ति की कैटेगरी में इनको माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्ट्रेस्ड असेट में क्या क्या आएगा तो स्ट्रेस्ड असेट्स में आपके एनपीए भी आएंगे, आपके जो लोन्स रिटर्न ऑफ करे गए हैं वो भी आएंगे और आपके रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी इसके अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं वन टाइम सेटलमेंट विद हेयर कट की। अब आप जैसे सलून में जाते हो और आप हेयर कट करवाते हो तो क्या होता है, आपके बड़े बालों को काट के छोटा कर दिया जाता है। तो हेयर कट से मतलब है किसी भी लोन अमाउंट को कम करना, और वन टाइम सेटलमेंट का मतलब कि मान लो आज बैंक ने लोन बांटा, किसी को 100 रुपए दिए, अब उस बंदे के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो लोन वापस चुका पाए, हो सकता है वो दिवालिया हो गया हो। तो बैंक क्या बोलेगी, चलो आप 100 रुपए मत दो, बैंक बोलेगी कि हम 40 रुपए तो मान के ही चल चुके हैं कि ये लॉस होगा ही होगा क्योंकि आपकी स्थिति खराब है, आप तो हमें 60 रुपए वापस दे दो। तो ये जो 60 रुपए है तो बैंक ने क्या बोला, एक वन टाइम सेटलमेंट ऑफर दे दिया ग्राहक को कि 40 रुपए तो हम मान चुके कि हमारा नुकसान हो गया है, आप तो हमें 60 रुपए दे दो और पूरा लोन हम इसी के साथ लोन अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो वन टाइम सेटलमेंट विद हेयर कट कैसे हुआ, हेयर कट कैसे हुआ, हेयर कट में क्या होता है, बाल काटते तो बालों में कमी हो जाती है, छोटे हो जाते हैं बाल, वैसे जो ओरिजिनल अमाउंट था बैंक ने उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, उसको 60 रुपीज कर दिया। जो 100 रुपए का लोन बैंक ने दिया था उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, उसको 60 कर दिया। तो इसको हम कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट विद हेयर कट। और वैसे ही आता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, यानी कि किसी ने अगर लोन ले रखा है, मान लो आज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने लोन लिया, ठीक है, उसको बिल्डिंग बनानी थी और बनाते 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 खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि ना तो वो बिल्डिंग पूरी हुई और ना ही वो कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक का लोन वापस चुका पाई। तो अब क्या होगा, अब बैंक ने उसको बोला कि चलो आप सस्ते दरों में हमसे और थोड़ा लोन ले लो, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करो, पूरा करो, मार्केट में अपने फ्लैट्स को बेचो और हमारा पुराना और नया लोन चुकाओ। तो आप एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स में क्या करते हो, आप थोड़ा और लोन बांटते हो जिससे कि आपका पुराना लोन भी रिकवर हो जाए। तो बैंक जब ऐसे केसेस में जब नया लोन बांटती है इस आशा से कि आपके पुराने लोन्स भी रिकवर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कहते हैं। तो ये सारे कुछ कैटेगराइजेशंस थे असेट्स के जो आरबीआई द्वारा निर्धारित हैं, जिनके अंतर्गत बैंक्स को अपने असेट्स की क्लासिफिकेशन टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। हम इकोनॉमिक क्विक बाइट्स में और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।